नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुदारा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर पर। देखिए दोस्तों, अभी जो रीट के पेपर हो रहे हैं, एक कल 23 जुलाई को था और एक आज भी है 24 जुलाई का। तो हम 23 जुलाई का जो पेपर था एसएस का, उसके बारे में, उसकी आंसर की के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए ऑफिशियल आंसर की तो अभी नहीं आई है, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी, लेकिन जितने क्वेश्चन मेरे को याद हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप चाहे कौन से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ामों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप चाहे रीट का आपने एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप एक बार इन क्वेश्चनों का लेवल देखिए कि आजकल कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप इनके हिसाब इन क्वेश्चनों को देखकर अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्या आपको इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पेपर दिया है तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपके कितने राइट हुए हैं। देखिए एसएस के अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं, और उन 60 क्वेश्चनों में से जितने क्वेश्चन मुझे याद हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, और उन क्वेश्चनों के मैं आपको विद आंसर बताऊंगा क्वेश्चन के कि कैसे कैसे क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है वो भी बताऊंगा। तो आप अपना आकलन कर सकते हैं। और ये आंसर बिल्कुल राइट है, जो जो मुझे याद थे और जो बिल्कुल सही है वही आंसर मैंने इसमें नोट किए हैं। बाकी तो 60 क्वेश्चन है वो हिंदी के भी आते हैं, बाकी जो भी आपकी जो लैंग्वेज होती है, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी या जो भी हैं उनके भी आते हैं, और साइकोलॉजी की भी आती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी एक बार जो एसएस के जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप भी देखिए, बने रहिए हमारी वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन मुझे याद है, वो ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि देखिए, तुलसी हालरो तिमणिया पोत आभूषण, ये आभूषण है, ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं। ये एज इट इज़ दिया हुआ था, और इसमें से जो ऑप्शन था वहाँ पर अलग अलग थे। कहीं कोई गले का, कोई सिर का, या फिर कोई नाक का, कान का, ऐसे दिए गए। तो ये आभूषण जो होते हैं ये गले के आभूषण होते हैं। आपने क्या आंसर किया है वो आप देख लेना। ये गले के आभूषण होते हैं, और ये जो आरबीएससी की 10th क्लास की जो राजस्थान जीके की बुक है उसके अंदर ये है, आभूषणों वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये एज इट इज़ दिया हुआ है। दूसरा है कि पटेल्या बिछियो लालर माछर लोकगीत, ये क्या लोकगीत है, ये कौन से क्षेत्र के हैं। इसमें 4 ऑप्शन थे कि मेवाड़ के, मारवाड़ के, या फिर हाड़ौती क्षेत्र के। देखिए ये आंसर अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसका, तो ये मेवाड़ और या फिर हाड़ौती में से अभी मेरे को मिला नहीं है इसका आंसर। जैसे ही मिलेगा मैं इसमें कंफर्म कर दूंगा, और आपको अगर मिलता है तो आप देख लेना। ये हैं लोकगीत, लेकिन ये कौन से क्षेत्र के हैं, मेवाड़ के, मारवाड़ के, या हाड़ौती क्षेत्र के। देखिए मारवाड़ के तो है नहीं, मेवाड़ में और हाड़ौती क्षेत्र में मुझे कन्फ्यूजिंग है कि पता नहीं कौन सा हो सकता है। ये आप एक बार देख लेना, ये लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में उदयपुर का शासक कौन था। तो उदयपुर का शासक उस टाइम महाराणा स्वरूप सिंह थे, तो ये इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कि बाणासुर के शहीद किसे कहा जाता है। उसमें 4 ऑप्शन थे अलग अलग, जिस तरह प्रताप सिंह, केसरी सिंह, बारठ, और एक मेजर शैतान सिंह का ऑप्शन भी था। तो ये मेजर शैतान सिंह को बाणासुर के शहीद कहे जाते हैं। और अगला है कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना होता है। तो एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, आपने क्या किया है या आपको याद है या नहीं, आप देख लेना। एक इसमें ये था कि बैथोलिक, लेकोलिथ, फेकोलिथ, इनका संबंध किससे है। तो उसमें भी अलग अलग ऑप्शन थे, भूकंप से, ज्वालामुखी से, या फिर एक दो और भी ऑप्शन थे। तो उसका संबंध होगा ज्वालामुखी से। तो ये आप ध्यान रखना कि बैथोलिथ, क्योंकि ये आंतरिक संरचना होती है। जब ज्वालामुखी अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो जब वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती है तो अंदर उसके कुछ ऐसी संरचनाएं बन जाती है, तो उनकी संरचनाओं की ये नाम है। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित है। फिर है कि इसमें 4 धाराएं दी गई थी जो समुद्री धाराएं होती हैं। उसमें लेब्रोडोर, बेगुला, क्यूराइल, जिसको अयोसियो भी कह सकते हैं, और एक धारा और थी जो उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से ठंडी जल धारा कौन सी है। तो वो एक को छोड़कर बाकी तीनों की थी, ये ठंडी जल धाराएं थी। और वो शायद अब ध्यान नहीं है मेरा कौन सी थी, वो एक अलास्का थी या ऐसी कुछ धारा थी जो गर्म जल धारा थी। तो ये बाकी तीनों ठंडी जल धाराएं हैं। तो इसमें से यही पूछा गया था कि ठंडी जल धारा कौन सी है। तो ये तीनों ठंडी जल धाराएं थी। फिर पूछा गया था ख्याल के बारे में आया कि ये हिल्ला ख्याल कौन से क्षेत्र का है। अलग अलग क्षेत्र दिए, तो ये दौसा का है, दौसा के लाल सोट का है। उसमें लाल सोट ऑप्शन नहीं था, डायरेक्ट दौसा था। तो दौसा का है ये हिल्ला ख्याल।
फिर पूछा गया कि व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन है, तो व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे। जो चौथा चरण होता है एकीकरण के समय, व्रत राजस्थान जो 30 मई 1949 को जो चौथा चरण, उस टाइम जो प्रधानमंत्री बने थे वो हीरालाल शास्त्री बने थे। उपाधियों का अंत, ये जो हमारे मौलिक अधिकार उसमें से पूछा गया कि उपाधियों का अंत कौन से मौलिक अधिकार के अंदर है। उपाधियों जो अनुच्छेद 18 है, क्योंकि 14 से 18 के बीच समानता या समता का, उसमें एक नाम था समता का था या समानता का, जो भी था, तो उसमें समानता के अधिकारी के अंदर उपाधियों का अंत आता है अनुच्छेद 18 के अंदर। फिर पूछा गया था कि अरावली का दिशा क्रम पूछा गया, कि अरावली कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में राजस्थान। अब आपको पता ही है कि राजस्थान का जो मैप होता है, ऐसे अरावली की दिशा है, तो ऐसे अरावली की दिशा है तो ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। तो ये इसमें दिशा पूछी गई थी, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। फिर पूछा गया 2010 और 11 में श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो 2010 और 11 में जनसंख्या वृद्धि जो गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर थी तो वो 10% थी। और पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, ये उसमें इस तरह पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कौन सी थी, उसमें भी गंगानगर था, क्योंकि ये गंगानगर से पिछली बार भी आया था और अब की बार भी आ गया है। फिर ये पूछा गया कि पृथ्वी को दिन रात को बांटने वाला वृत्त क्या कहलाता है, उसमें प्रदीप्त वृत्त ही। उसमें डायरेक्ट ये पूछा गया था कि हाँ, यही पूछा गया पृथ्वी को दिन रात बांटने वाला क्या कहलाता है, तो उसमें कई ऑप्शन थे नीचे, तो उसका आंसर आएगा प्रदीप्त वृत्त। फिर था सवेन तसांग, किसके समय या किस भारत में आया था। ये चीनी शासक था, ये हर्षवर्धन के हवेनसांग या सवेन तसांग, ये नाम इसका यही लिखा हुआ था सवेन तसांग, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। फिर ये पूछा था कि सेल्यूकस जो निकेटर है उन्होंने अपना कौन सा राजदूत भेजा। देखिए आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर का युद्ध भी होता है उस टाइम। फिर ये अपना एक राजदूत भेजता है, तो उस राजदूत का नाम था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका लिखी थी। पिछली बार इसका ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था कि मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उसमें इंडिका था। तो उस पिछली बार इसके बुक का नाम आया था और अब की बार ये पूछा कि कौन सा राजदूत आया था, तो ये मेगस्थनीज आया था। फिर एक जलवायु से संबंधित क्वेश्चन था। जलवायु में से वैसे कोपेन का, थॉर्नवेट का या फिर ट्रीवार था, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं था। और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सी जलवायु क्षेत्र से संबंधित है। तो उसमें जयपुर, मैंने सही से उसमें अलग अलग लगा रखे थे, मिलान करना था। तो इसमें देखिए मैं सही आंसर बताऊंगा आपको कि जयपुर उप आर्द्र में आता है, जैसलमेर शुष्क में आता है, और सवाई माधोपुर आर्द्र के अंदर आता है, और झालावाड़ है वो अति आर्द्र के अंदर आता है। अगर इसमें ऐसे आपको एक दो भी पता था तो आप आसानी से इनका आंसर निकाल सकते थे। आपने क्या किया है वो आप देख लेना। फिर ये पूछा गया था कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है। देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि धर्म, विश्वास, उपासना और भाषा। उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना, कि हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर कौन सा इनमें से शब्द नहीं है। देखिए ये विश्वास, धर्म और उपासना, ये तीनों शब्द हैं। भाषा नाम का कोई शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा, उसका नहीं है पूछा गया था, तो ये भाषा नहीं आएगा। फिर ये था कि अवशिष्ट शक्तियाँ कौन से देश से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ, क्योंकि जो अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, वो शक्तियाँ जो ना तो केंद्र के पास होती, ना तो समवर्ती सूची में होती, ना उसमें होती राज्य सूची में होती, ना संघ सूची में होती। तो ऐसी कुछ शक्तियाँ होती है, तो उन शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाती है, और वो कनाडा से ली गई है और वो केंद्र के पास होती है। तो ये इसमें ऑप्शन थे, कई अलग अलग देशों के नाम थे, अमेरिका भी था, कनाडा भी था, तो उसमें कनाडा ऑप्शन में आया था, वो राइट है। फिर ये पूछा गया स्त्री और पुरुष तुलना नामक ये पुस्तक है, ये किसकी है। उसमें अलग अलग महिलाओं के नाम थे, जिसमें रमाबाई भी थी, ताराबाई भी थी, एक आध 2 ऑप्शन और भी थे जो मुझे याद नहीं अभी, तो उसका ऑप्शन आएगा ताराबाई, राइट ऑप्शन होगा। फिर ये पूछा गया मंत्री परिषद की संख्या को सीमित किया गया। सीमित का मतलब मंत्री परिषद की जो संख्या है वो कम से कम, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मंत्री नहीं हो सकते, यानी इससे ज़्यादा मंत्री नहीं है। कौन से संविधान संशोधन के अंदर, देखिए हमें पता है कि जो लोकसभा का 15% से ज़्यादा है वो मंत्री नहीं होने चाहिए। तो ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के अंदर ये किया गया था प्रावधान, ये 91वां संविधान संशोधन करके। तो इसमें सन नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसका आंसर होगा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर ये पूछा गया कि 1989 में पंचायती राज को किस समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये सन लिखा गया था कि 1989 में कौन सी ऐसी समिति थी जिसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को, तो उसका आंसर आएगा पीके थुगन समिति। और भी थी, सादी कली समिति वगैरह, 2 समितियाँ और भी थी, तो उसका आंसर पीके थुगन समिति आएगा। फिर ये था राजपूताना मध्य भारत का 3rd अधिवेशन कहाँ हुआ था, यानी जो तीसरा अधिवेशन, उसमें
लगातार कंटिन्यू 4 अधिवेशन हुए थे, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, नागौर, इस तरह। तो ये आपको पता है कि जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ये अजमेर के अंदर हुआ था, और ये आपको देख लेना है कि आपने इसमें क्या किया था। फिर है इसका जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया था कि परियोजनाओं से संबंधित पूछा गया था, मिलान करना था कौन सी परियोजना किस से संबंधित है। और इसमें एक परियोजना, हाँ मिलान नहीं करना था, इसमें ये पूछा था गलत कौन सी है, बाकी सही दी गई थी, लेकिन बिसलपुर वाली परियोजना ये टोंक में है और उन्होंने शायद ये उदयपुर के अंदर कर रखी थी, तो ये इसका गलत आंसर आएगा। तो ये बिसलपुर वाला उसका आंसर था। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, और ये मानसी वाकल ये उदयपुर के अंदर ही है, जाखम प्रतापगढ़ के अंदर ही है, लेकिन इसमें जो बिसलपुर वाला ऑप्शन था वो गलत था, ये टोंक के अंदर है, उन्होंने पता नहीं कहाँ दे रखी थी, अभी इतना याद नहीं। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट था, ये था कि वनों से संबंधित था, ये मिलान करने थे कि कौन से वन, ये वनों के नाम दिए हुए थे और ये कौन से इसमें आते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर मैंने सही मिलान कर रखे हैं। ये महोगनी वन है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार के अंदर आएंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के अंदर शाल के जो वृक्ष हैं वो आएंगे, और पर्वतीय जो वनों के अंदर है वो ये सप्रूश नाम के जो वृक्ष हैं ये पर्वतीय वनों के अंदर आते हैं। और जो ताड़ के वृक्ष होते हैं ये मैंग्रोव, जो दलदली वनस्पति होती है जो समुद्री के किनारे होते हैं, ये वहाँ होती है। तो ये वृक्षों के नाम दिए थे, कौन से वनों के अंदर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये मिलान करना था। फिर ये पूछा गया था कि जो कयाल पाए जाते हैं ये कौन से तट के ऊपर पाए जाते हैं। अलग अलग तटों के नाम दिए गए, जिसमें मालाबार तट था, कोकण तट था, और एक ये तमिलनाडु वाला था। तो अलग अलग तटों के, तो ये जो केरल की तरफ जो मालाबार तट है, अरब सागर के अंदर कयाल पाए जाते हैं, तो इसका आंसर यही होगा, मालाबार तट। फिर ये पूछा गया था रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, ये शिक्षण विधियों के अंदर था, एसएसटी की जो शिक्षण विधियाँ थी उसके अंदर, तो उसका आंसर स्किनर आएगा, क्योंकि दो विधियाँ होती है, एक साख्य और रेखीय। साख्य क्राउडर के द्वारा दी गई है और रेखीय ये स्किनर के द्वारा दी गई है। फिर पूछा था चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सन भी दिया हुआ था, और ये पूछा गया था कि किसने करवाया था, तो ये ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। फिर कि सतारा के अंदर समानांतर सरकार की स्थापना कब की गई, अलग अलग ऑप्शन थे, 1945, 1943, अलग अलग ऑप्शन थे, तो उसका आंसर आएगा 1943 के अंदर सतारा के अंदर समानांतर सरकार की स्थापना करी गई थी। खुद कास्त और पही कास्त का संबंध किससे था, तो ये किसानों से था, और इसमें भी अलग अलग ऑप्शन थे। तो ये खुद कास्त और पही कास्त, ये दो प्रकार के किसान होते हैं, जिसमें खुद कास्त वो किसान होते हैं जो अपने जिनकी स्वयं की भूमि होती है, पही कास्त जो दूसरे की भूमि के ऊपर कार्य करते हैं। तो ये किसानों से संबंधित वर्ड थे। फिर ये पूछा गया कि उपभू के समय ज्वार कैसा आता है, सामान्य से अधिक, सामान्य से कम, सामान्य। तो ये उपभू का मतलब होता है जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है, तो सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, तो जो सामान्य से अधिक ज्वार आएगा, तो उसका आंसर यही होगा। बौद्ध भिक्षु के नियम, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षुओं के जो त्रिपिटक हैं उनमें से 3 पिटकों में अलग अलग ये दिए थे कि बौद्ध भिक्षु के जो नियम है वो कौन से पिटक के अंदर मिलते हैं, तो ये विनय पिटक के अंदर मिलेंगे, बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटक। फिर है गुप्त काल में जो षड दर्शन यानी जो अपने अलग अलग षड दर्शन पढ़े होंगे, और उसमें ये पूछा था कौन सा शामिल नहीं कौन सा शामिल है। तो एक षड दर्शन दिया हुआ था वैशेषिक, बाकी अलग अलग नाम दिए थे, किसी में महाभारत, किसी में उपनिषद, तो वो कोई षड दर्शन के अंदर नहीं आते। तो जो 6 दर्शन होते हैं और उनके आपको पता ही होगा उनके नाम और उनके प्रणेता, तो ये वैशेषिक दर्शन उसका सही आंसर है। फिर ये भीतर गांव के जो मंदिर है वो कहाँ है, भीतरी गांव के जो मंदिर है वो यूपी के अंदर है। इसमें सबसे पहले शिखर का प्रयोग भी किया, ईंटों से बना शिखर का प्रयोग तो देवगढ़ वाला है, इसमें सबसे पहले ईंटों का प्रयोग किया था, ये यूपी के अंदर है। फिर अगला क्वेश्चन था शंकर देव के उपदेश किस नाम से जाने, जो शंकर देव वैष्णव धर्म के उपासक थे, उसमें यह भी लिखा हुआ था कि वैष्णव धर्म के उपासक शंकर देव के जो उपदेश है वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो उसमें अलग अलग था, राम धर्म, भगवती धर्म, तो उसका ऑप्शन ये आएगा भगवती धर्म, भगवती धर्म वाला राइट होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंजिल आबादी, मुल्क आबादी, एक नाम और भी था मुझे अब याद नहीं है, उसमें मंजिल आबादी, मुल्क आबादी, ये इनका संबंध किससे है, तो उसमें जनसंख्या भी दिया हुआ था। तो कुछ ने तो ये सोचा होगा कि आबादी तो जनसंख्या से रिलेटेड नहीं था, ये प्रशासन से संबंधित वर्ड थे। भारत में पंथ विक्रेता अधिनियम की शुरुआत कब की गई, 2014 में, इसमें भी 2011, 10, 9 ऐसे अलग अलग ऑप्शन थे, तो 2014 के अंदर की गई थी। फिर पूछा गया फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना, तो फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछा गया था, तो ये बीडी जत्ती बने थे, तो इसका आंसर ये होगा। फिर ये पूछा अवरोही पौने कौन सी होती है, तो अवरोही पौने आपने पढ़ा होगा, जो ये पौने होती हैं जिस तरह पर्वत समीर,
घाटी समीर, समुद्र समीर, स्थल समीर, उनमें से जो पर्वत से घाटी की तरफ चलती है उनको अवरोही पवनें कहा जाता है। फिर ये पूछा था चक्रवात का सॉरी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, इसमें ये पूछा गया था कि कौन से चक्रवात को समुद्र का जल स्तंभ कहा जाता है। तो ये जो टोर्नेडो चक्रवात होता है इसे ही समुद्र का जल स्तंभ, ये चक्रवात समुद्र का जल स्तंभ पूछा गया था, तो टोर्नेडो को कहा जाता है। फिर ये पूछा गया कि विजयदान देथा की रचना दुविधा, ये विजयदान देथा की रचना है दुविधा, इस पर कौन सी फिल्म बनी थी, ये मुझे भी नहीं मिला भाई, और ये इसका आंसर अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा, जैसे ही होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको पता है तो आप भी देख लेना। इस दुविधा, ये क्वेश्चन मेरे याद था लेकिन इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। फिर ये पूछा गया कि विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसको दी गई, तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हमीर को दी गई थी। राणा हमीर ये रणथंभौर वाले हमीर नहीं है, ये मेवाड़ वाले हमीर है जो 1326 से 1364 के बीच में आए थे। तो इस इन हमीर, जो ये हमीर हैं, इन्हें विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी। फिर ये पूछा था कैटाबैटिक पौने कौन सी होती है, जो पर्वतीय समीर, जो पर्वत से घाटी की तरफ चलती है उनको कैटाबोटिक पौने कहते हैं, और जो पौने हाँ पर्वतीय समीर है इनको कैटाबैटिक पौने भी कहते हैं और अवरोही पौने भी कहते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन थे दोस्तों जो मुझे याद थे। बाकी क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और इनमें से आपके कितने सही हैं, अगर आपने ये पेपर दिया है तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और बाकी और क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो हम और की भी चर्चा करेंगे। कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के थे अब की बार, ये नहीं थे कि फैक्ट पे आधारित नहीं थे, ये वो अंडरस्टैंडिंग आधार पर थे, डायरेक्ट फैक्ट नहीं थे। जो जो जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से साइकोलॉजी को पढ़ रखा था उसके 25 के आसपास क्वेश्चन बिल्कुल सही राइट हुए होंगे, और बाकी हिंदी के हैं या और भी संस्कृत इंग्लिश के, उनके भी हम देखते हैं। अगर जैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं या मेरे को याद आता है तो मैं लिख लेता हूँ और फिर चर्चा करेंगे। तो इस एसएस के अंदर अगर आपने पेपर दिया हो ना दिया हो फिर भी आप अपना आकलन करके देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि आप अब क्वेश्चंस है वो किस पैटर्न पे बन रहे हैं, ताकि आप जब भी नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि अब एग्ज़ाम का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो चल क्या रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, कितना गहराई से पूछा जा रहा है, कितना ऊपर से पूछा जा रहा है, सारे टाइप के क्वेश्चन। पेपर एवरेज था, ना ज़्यादा मुश्किल था ना हम इसको आसान कह सकते, एवरेज पेपर था। जिस बच्चे ने तैयारी थोड़ी बहुत सही तरीके से करी है एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, और उसका बिल्कुल ये जो पात्रता वाला है, ये जो रीट है, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको अगर आपका पेपर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई आप टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपना नेक्स्ट पेपर की जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है उसकी आप तैयारी करिए। अगर आपका पेपर आज है तो आपको शुभकामनाएं। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।